तो आज बात करते हैं भारत के पावर सेक्टर के उस सफर की जो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। सोचिए, आजादी के समय महज 1362 मेगावाट से शुरू करके 2100 गीगावाट्स के भविष्य की तरफ। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये भारत की तरक्की की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कुछ ऐसे आंकड़ों पर आते हैं जो भारत की आज की पावर स्टोरी को बयां करते हैं। और ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 100%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि आज भारत के कितने घर इलेक्ट्रिफाइड हैं। सोचिए जरा, 1947 में ये आंकड़ा था महज 1%, सिर्फ 1%। तो ये जो सफर है ना हर घर रोशन करने का, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। अब ये दूसरा नंबर देखिए, 89%। ये क्या है? ये है सोलर पावर की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, वो भी सिर्फ 2010 से 2020 के बीच। मतलब इसे ऐसे समझिए, जो चीज 10 साल पहले 100 रुपए की मिलती थी, आज वो सिर्फ 11 रुपए की है। कमाल है ना? और बस इसी एक वजह से आज सोलर पावर बिजली का सबसे सस्ता, सबसे किफायती जरिया बन गया है। 505 गीगावाट। जी हाँ, ये है मार्च 2026 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। अब जरा आज़ादी के वक्त वाला आंकड़ा याद करिए, कितना था? महज 1362 मेगावाट। मतलब कहाँ 1362 मेगावाट और कहाँ 505 गीगावाट। ये 350 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। जाहिर है, देश की जो ऊर्जा की भूख पड़ रही है उसे पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये इतना बड़ा बदलाव आया कहाँ से? तो चलिए अब जरा इस पूरी कहानी के इंजन को समझते हैं। और वो इंजन है रिन्यूएबल एनर्जी की क्रांति। ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। एक तरफ तो हम इतनी जबरदस्त ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि हमने अपनी असली ताकत का तो इस्तेमाल करना अभी ठीक से शुरू ही किया है। देखिए, अपनी कुल सोलर क्षमता का हम सिर्फ 18% ही इस्तेमाल कर पाए हैं, और विंड एनर्जी का तो और भी कम, सिर्फ 5%। मतलब सोचिए कि आगे बढ़ने की और ज्यादा ग्रोथ की कितनी ज्यादा गुंजाइश बाकी है। और ये वो स्लाइड है जो बताती है कि असली गेम चेंजर क्या था। ये है वो क्रॉसओवर मोमेंट, मतलब वो पल जब खेल पूरी तरह पलट गया। अब देखिए, आज की तारीख में एक नया सोलर प्लांट लगाना एक नए कोयले के प्लांट से कई ज्यादा सस्ता है। आंकड़े खुद बोलते हैं। सोलर से बिजली बनाने की लागत पड़ती है करीब 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट, और वहीं कोयले से 5 रुपए से भी ज्यादा। तो अब हिसाब बिल्कुल साफ है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? सफलता की एक कमाल की कहानी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी चुनौती छिपी हुई है। एक ऐसी समस्या जो इस पूरे सिस्टम की नींव को हिला सकती है। 6.92 लाख करोड़ रुपए। इसे दोबारा सुनिए, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। ये 2024 तक भारत की बिजली बांटने वाली कंपनियों का कुल घाटा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है, और यही इस सेक्टर की आज सबसे बड़ी और अकेली चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये घाटा आखिर है किसका? ये पैसा किसका डूबा है? तो जवाब है डिस्कॉम्स का। डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये वही सरकारी कंपनियां हैं जो पावर प्लांट से बिजली लेकर हमारे घरों तक पहुंचाती हैं और फिर उसका बिल वसूलती हैं। यही इनका काम है। अब ये संकट जो है ना, ये एक दुष्चक्र की तरह है, एक विशियस साइकिल। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। होता क्या है, सबसे पहले राजनीतिक दबाव के चलते बिजली के दाम लागत से कम रखे जाते हैं। फिर जो बची खुची कसर है वो बिजली की चोरी और टेक्निकल लॉसेस पूरा कर देते हैं। नतीजा, कमाई और खर्चे के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। अब इस गैप को भरने के लिए डिस्कॉम्स कर्ज पर कर्ज लेती जाती हैं और आखिर में इसी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसकर रह जाती हैं। तो फिर सवाल वही है, क्या इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या इस सिस्टम में जो लीकेज हो रही है उसे बंद करने का कोई रास्ता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब या कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका हल एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में है। मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। जैसे बिजली के दाम लागत के हिसाब से तय हों, सरकार की जो आरडीएस स्कीम है उसके तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, दिल्ली और ओडिशा जैसे प्राइवेटाइजेशन के मॉडल को दूसरी जगहों पर भी आजमाया जाए, और हाँ, सबसे जरूरी, राज्य सरकारें सब्सिडी का पैसा वक्त पर दें। जब ये सब चीजें एक साथ होंगी तभी डिस्कॉम्स की सेहत सुधर पाएगी।
तो डिस्कॉम्स की समस्या को ठीक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के दम पर भारत अपने अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की तरफ एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये स्लाइड देखिए, ये भारत के एम्बिशन का स्केल दिखाती है। 2047 तक का लक्ष्य क्या है? एक ऐसा पावर सिस्टम जो आज से 4 गुना से भी बड़ा हो, 505 गीगावाट से सीधे 2100 गीगावाट तक, ताकि एक डेवलप्ड इंडिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विशाल सिस्टम की 81% से ज्यादा बिजली नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी, मतलब बिना कोयला जलाए। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लगेगा पैसा। और कितना? लगभग 200 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 200 ट्रिलियन रुपए। इसका मतलब है हर साल करीब 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवसर कहा जा रहा है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक फाइनल स्कोरकार्ड पर नजर डालते हैं। भारत का पावर सेक्टर मोटे तौर पर 5 दौर से गुजरा है। फाउंडेशन से लेकर विस्तार, फिर सुधारों का दौर आया। लेकिन जो 2014 के बाद का दौर है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एरा कहा जा रहा है, वो सबसे अलग है। इस दौर में कैपेसिटी और रिफॉर्म्स दोनों ने वो रफ्तार पकड़ी जो पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। तो फाइनल स्कोरकार्ड क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जिसके 2 बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, दुनिया में सबसे सस्ती सोलर पावर जैसी ऐतिहासिक कामयाबियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिस्कॉम्स का वो पहाड़ जैसा घाटा है और ये सच्चाई कि आज भी हमारी 70% से ज्यादा बिजली कोयले से ही बनती है। तो ये हैं 2 तस्वीरें, एक ही सिक्के के 2 पहलू। और बस यहीं पर आके हम आज की बात को ख़त्म करते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। भारत ने पावर सेक्टर में वाकई में असंभव को संभव कर दिखाया है, पर क्या वो अपनी इस एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, डिस्कॉम्स वाली समस्या को ठीक कर पाएगा? क्योंकि अगर ये हो गया, तभी वो अपने विशाल भविष्य को पावर दे पाएगा। और इसी एक सवाल का जवाब भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस और ग्लोबल स्टेज पर उसके क्लाइमेट लीडरशिप का भविष्य तय करेगा।